नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और न्यूज़ 24 के इस खास मंच मंथन में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि चुनावी सरगर्मी है और इस सरगर्मी में नेताओं के साथ खूब भीड़ इकट्ठा होती है। तो आज हमारे साथ खूब सारी भीड़ है इस मंच पे और साथ में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लीडर और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। बहुत धन्यवाद आपका इस मंथन कार्यक्रम के लिए। जी अखिलेश जी, चुनावी सरगर्मी है और इस सरगर्मी में ना बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं। आज ही सुबह केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ, हमारे कोलीग मानक गुप्ता के साथ मंच पे थे और उन्होंने ये बोला कि 100% में 75 हमारा है और बाकी 25 में भी ज़्यादा हमारा है। अब बताइए इसको क्या कहा जाए कि उन्होंने तो पूरा 100% जो है ना वोट अपने तरफ करने की बात कर ली है। वो कह तो ठीक रहे हैं, 75 नहीं 90 बोलना चाहिए उनको, और वो इसलिए बोल रहे हैं वो खुद पिछली जाति के आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि जो 90% आबादी है वो उनसे जुड़ना चाहती है। लेकिन पिछले 10 साल और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह धोखा दिया है, तो जो लोग पीडीए के खिलाफ थे आज वही लोग पीडीए के पक्ष में। जब मैंने आज अखबार उठा करके देखा तो कई अखबार जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उन्होंने ये लिखा कि भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए की तरह अपना समीकरण साध रही है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने शपथ दिलवाई है। तो कहीं ना कहीं वो लौट करके उसी मुद्दे पे आ रहे हैं जो समाजवादियों का मुद्दा है। और आने वाले चुनाव में ये जो 90% की आबादी है, 75 नहीं 90%, जिसमें आधी आबादी भी जोड़ रहा हूं मैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अखिलेश जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए ना। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पीडीए को परिवार डेवलपमेंट पार्टी बता दिया। वो इसलिए पीडीए बोल रहे हैं क्योंकि पीडीए से घबराहट है उन्हें, और घबराहट न होती तो क्या पीडीए के लोगों को शपथ दिलाते। जिस नेता ने उन्हें ये कहा हो कि चल सन्यासी मंदिर में, दूसरी लाइन तो मैं गा ही नहीं सकता। एक जिसको जनता ने नकार दिया और 50,000 ही हारा, उसे शपथ दिलाई। दलों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को पैकेज दे रहे हैं। तो अगर पैकेज मिलेगा तो पैकेज क्यों दे रहे हैं आखिरकार? तो खुल के बोलिए ना, पैकेज क्या है? पैकेज सिक्योरिटी का है। आपके विधायकों को भी तो तोड़ा गया है। तो इस क्योंकि जब हमारे विधायकों तक बात पहुंची तो मुझे पता लगा कि बीजेपी के पास पैकेज है, सिक्योरिटी का पैकेज है, सुनने में आ रहा कुछ ठेकों का पैकेज है, सुनने में आ रहा शपथ दिलाने का पैकेज है। तो ये सब पैकेज का हिस्सा है। और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो स्वार्थ में, लालच में उनके साथ चल देते हैं, जिसके कारण। तो कोई अगर स्वार्थ में जा रहा है अखिलेश जी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब वो आपके पास आए थे तब भी उनका स्वार्थ ही कहीं ना कहीं होगा। इसमें कई साथी ऐसे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से कई बार जीते हुए विधायक रहे, या कई बार समाजवादी पार्टी के बोर्ड से ही वो जीतते रहे हैं। और वो सामने कौन था जिसको हरा के? वो बीजेपी के बोर्ड से मुकाबला रहा उनका। तो स्वार्थ का सवाल नहीं, आज स्वार्थ था उनका, कुछ पैकेज था। आप देखिए उन्हें पैकेज में क्या क्या मिला है। सुनने में आ रहा है किसी को सिक्योरिटी मिल गई है, किसी को पायलट के लिए एक जिप्सी मिल गई है जो आगे चलेगी। कुछ लोग शपथ का इंतजार करेंगे, लेकिन शपथ तभी हो सकती है जब आप सदस्य उस दल के हों। तो एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं और ख़ास करके ऐसा देखना जा रहा है कि ख़ास करके राम मंदिर बनने के बाद और उसका शिलान्यास होने के बाद कि मोदी की सुनामी चल रही है, और इस मोदी की सुनामी में आप साइकिल पर सवार हैं। तो सुनामी जो है वो साइकिल कैसे, मतलब थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है? आपने नाम बहुत अच्छा रखा है कार्यक्रम का, मंथन। एक समय था जब समुद्र मंथन हुआ था, और ये 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ
इस संविधान मंथन में एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान के भक्षक हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक लोग हैं। तो कोई सुनामी आए या सुनामी के लिए कुछ तैयारी करें, उससे बहुत ज़्यादा कोई असर जनता में नहीं पड़ने वाला है। सोचिए 60 लाख बच्चे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा दी लेकिन नौकरी कब मिलेगी, पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। और अगर ये सुनामी बोल रहे हैं तो गणित समझ नहीं है बीजेपी के लोग कि 60 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा लिखी थी और पेपर लीक के कारण उन्हें नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, वो और उनके माता पिता, 3 अगर हम गुणा कर दें 60 से तो 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट तो उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक इस सरकार में न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं, 9 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, और इसलिए कराए हैं सरकार ने जानबूझ करके क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े। कोई कल्पना कर सकता है कि डबल इंजन की सरकार हो, आप पेपर लीक करवा रहे हो, सरकार के लोग मिलकर के पेपर लीक कराते हो? इसका जवाब सरकार के पास क्या है? कोई सुनामी बेरोजगारों के सामने चलने वाली नहीं है। यही बेरोजगार इनको पलटने का काम करेंगे। अखिलेश जी, आपकी बात में हो सकता है दम हो और आपके जो सपोर्टर्स हो वो पूरी तरह से इस बात को समझे भी, लेकिन जनता जो वोट देने जा रही है अल्टीमेटली तो वही बीजेपी जीत के आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये 60 लाख लोग जनता के लोग हैं, ये कोई किसी दल से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये 60 लाख लोग जनता के लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आम लोग नाराज हैं इनके। एमएसपी को लेकर के किसान धरने पे बैठा है। कोई पहली बार किसान दिल्ली को नहीं घेरे है, इससे पहले भी किसान ने घेरा था। सोचिए 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, शहीद हुए, सरकार ने नहीं सुना। लेकिन चुनाव आया, तीनों काले कानून वापस ले लिए उन्होंने। बेरोजगार एक तरफ, किसान एक तरफ, ये सरकार बचेगी कैसे? लेकिन अखिलेश जी, वही सवाल है कि इन बातों को आप लोग भुना नहीं पा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर भी देखा जाए तो जब आप साड़ की बात करते हो वो ज्यादा चलता है, और ये बेरोजगारी वाली बात या इन बातों पर, पेपर लीक की बात पर उतना नहीं चल पाता है। मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ डिस्कनेक्ट। बेरोजगारी और जिन नौजवानों ने परीक्षा दी थी उनको ये सरकार फेस नहीं कर पा रही। बच्चों को धरना चला, सरकार ने बहुत कोशिश की धरने को दबा दें, उनकी आवाज़ को दबा दें। इलाहाबाद में धरना हुआ, कई बच्चों को पुलिस उठा ले गई, पूरी बैरिकेडिंग की, जो कुछ सरकार कर सकती थी वो किया। अंततः क्या हुआ? आरओ एआरओ का उन्हें पेपर कैंसिल करना पड़ा, जो बच्चों की मांग थी उसको स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह जो पुलिस भर्ती का था, जब सरकार को पता लगा कि लाखों लाख छात्र नौजवान लखनऊ आ गए हैं, सरकार ने अपने आप स्वीकार कर लिया और पेपर कैंसिल कर दिया। ये सरकार घबराई हुई है, और घबराई हुई सरकार को जनता उखाड़ देगी। कोई बचने वाली सरकार नहीं है ये। अच्छा, आपने ना भी संविधान की रक्षा की बात की, तो अभी इमीडिएटली कल की ही बात है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले तो रिज़ाइन किया और फिर ये कहा कि वो बीजेपी से टच में थे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या संविधान की अवहेलना हो रही है? क्या देख रहे हैं आप? बीजेपी, उनका करीबी परिवार एक संस्था के मुखिया से नहीं, तमाम संस्थाओं से संपर्क में है। इसीलिए हमने कहा कि संविधान अगर बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। अगर नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो बीजेपी हटाइए। ये संविधान को बचाने का चुनाव है। तो अगर उस संस्था में काम करने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मेरे संपर्क में बीजेपी थी, बहुत सारे फैसले ऐसे आए हैं जहां लोग मन ही मन कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई दबाव रहा होगा जिसकी वजह से ऐसे फैसले आए हैं।
और मैं तो अपनी बात बताता हूं, हमारे सदन में हमारे साथ हमारे पीछे एक सदस्य बैठते थे और हर दिन मुझे ये बताते थे आकर के कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये साजिश कर रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, और इसीलिए सम्मान दिया कि कहीं ना कहीं वो जानकारी मुझे देते थे। लेकिन सोचिए आज कहाँ है वो, क्योंकि वो संपर्क में थे किसी के, इसीलिए तो वो कहाँ हैं। एक और साथी थे, वो भी संपर्क में थे वहीं पर, तो वो भी चले गए। तो ये कोई नई बात नहीं। अगर कोई जज कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं ऐसी जहां पर सीधे सीधे संपर्क में लोग हैं। और जो बात मैंने कहा पीडीए की, उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर्स कौन अपॉइंट हुए हैं? जो बीजेपी के संपर्क में रहे। वाइस चांसलर्स किसको अपॉइंट कर रहे हैं? जो बीजेपी और बीजेपी के परिवार के लोगों को जो खासम खास हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं। तो आम लोगों को तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा ना। लेकिन इसी तरीके से देखा जाए तो अभी 6 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड का भी देना था एसबीआई को, डिटेल्स देना था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने टाइम मांग लिया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले देश की जनता को तो ये स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला था, और आज उसके परिणाम हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं। केवल चिंता का विषय इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं है, चिंता का विषय यह है कि 15 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, और जिनका कर्ज माफ हुआ उसमें से कई लोगों को फिर बैंक ने कर्जा दे दिया। और जिन उद्योगपतियों को कर्जा मिला है, हो सकता है उनमें से कई ऐसे उद्योगपति हों जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाए हों। तो ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट और हजारों करोड़ रुपया अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो जो लोग दूसरों से सवाल करते थे, कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब उनको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सच्चाई को सामने रखेगी। अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए कि अब यूपी पे बात करते हैं। आपने अपनी सीट्स अनाउंस की, काफ़ी सारी सीट्स अनाउंस कर दी, और सडनली फिर आप रुक गए हैं, क्या हो गया है? मैं अभी समझ नहीं पाया क्या पूछना चाहते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपके अलायंस का में क्या चल रहा है, में क्या है, किसी के लिए रोक के रखा हुआ है, कुछ क्या क्या हो रहा है, जरा खुल के बताइए यहाँ मंच पर। समाजवादियों ने हमेशा अलायंस बड़े मन से किया है, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस बहुत बड़े मन से किया है। 17 सीटें वो लोग लड़ रहे हैं, बाकी सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से परिणाम अच्छा आएगा। असली देश की लड़ाई यूपी में होने जा रही। हालांकि पूरे देश में चुनाव होगा, देश में बहुत सारे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने जा रही है वो आमने सामने की लड़ाई है, और जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही देश का भविष्य बनेगा। और जो लोग 14 में आए थे, जो लोग 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। और कभी कभी हम लोगों ने सुना है लोगों से कि हिटलर का भी राज 10 साल रहा था, 10 साल से ज्यादा नहीं रहा था। तो आप क्या मोदी जी को हिटलर कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैंने किसी को हिटलर नहीं कहा, मैंने तो केवल राज कहा है। अच्छा ये बताइए कि बड़े किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने तो जो पढ़ा है। और आजकल तो बच्चे गूगल तुरंत कर सकते हैं अगर बात गलत हो मेरी, क्योंकि जो बात ये आपके माध्यम से सुनेंगे वो हो सकता है वो गूगल करें और देखें कि भाई वो राज कितने साल का था। वो भी 10 साल का था, और वहां तो एक मिनिस्टर था प्रोपेगेंडा के लिए, वहां बाकायदा एक मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा के लिए। यहां तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा पे चल रही है। लेकिन
दो चीज़ें थी। आपने प्रोपेगेंडा की बात की, तो प्रोपेगेंडा तो लोग बाय कर रहे हैं ना, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अब वो याद कर रहे हैं अच्छे दिन, तो प्रोपेगेंडा था अच्छे दिन। प्रोपेगेंडा ये भी था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रोपेगेंडा और भी था, अभी हाल ही में एक प्रोपेगेंडा चला कि हमें विकसित भारत बनाना है। आज जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे हॉस्पिटल का, सैफई में मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, जो पिछले 7 साल में पूरा नहीं हुआ। और सोचिए, देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी वो उस हॉस्पिटल को बना रही थी, लेकिन सरकार आने के बाद उससे काम छीना, अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने लोगों को ठेका दिया, और केवल हॉस्पिटल के नाम पर केवल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसमें ना बेड हैं, ना उसमें कोई इंतज़ाम है, ना दवाइयाँ हैं, ना अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स का हुआ है, ना नर्सिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट हुआ है, ना ओटी बन करके तैयार हुआ है, और जो सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल में वो कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, ये प्रोपेगेंडा ही तो है। और सच्चाई तो ये है कि कोई चैनल हिम्मत नहीं कर सकता है सच्चाई दिखा दे। हम अपना मोबाइल से जाकर के वीडियो बनाएं तो वो हम चला सकते हैं, लेकिन कोई चैनल हिम्मत नहीं कर सकता है कि अगर मैंने ये कहा है कि जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है उसमें केवल दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, जो एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को इलाज के लिए जो जो चीजें होती वो कुछ भी नहीं उपलब्ध है, और फिर वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं मेट्रो आगरा की। अरे वो उन्होंने थोड़ी बनाई है मेट्रो आगरा, वो तो समाजवादियों ने देन है। लेकिन बीजेपी तो ये इसीलिए वर्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सामने आकर के कहेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वर्चुअली करे दे रहे हैं उद्घाटन उसका। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी तो ये कहती है कि हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाते रहें, और अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाती रही है। आज ही ये ब्रिजेश पाठक आज फिर से रिपीट करके गए। कौन बोल के गया? ब्रिजेश पाठक। आप पुराने अखबार उठा करके देख लीजिए, अखबारों ने ब्रिजेश पाठक को माफिया लिखा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को समझते होंगे, वो बंदूक लेके किसकी चलते थे, किसकी चौकीदारी करते थे, ये बात मुझे नहीं बतानी है। इसीलिए तो संविधान मंथन होने जा रहा है। ये सामान्य चुनाव नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। अगर वो माफिया दूसरे को कह रहे हैं, कोई ये कहने को तैयार ही नहीं कि माफिया सबसे ज्यादा बीजेपी में है। आप बताइए, बनारस का सबसे बड़ा माफिया कौन है? चंदौली का सबसे बड़ा माफिया कौन है? बिजनौर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? आपके मिर्जापुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? अरे इसकी सूची तो दें। और आज जितने भी माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भूल जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए। अच्छा, और वो कैबिनेट में है। अगर ये बात गलत हो तो बता दें हमें। अच्छा अखिलेश जी, ये बात बताइए, फिर से हम अलायंस पर वापस आते हैं। आपने कहा हम बड़े बड़े मन से और बड़े दिल से हम अलायंस कर रहे हैं, तो क्या बड़े दिल से बड़े मन से आप बुआ से भी अलायंस करेंगे क्या? मैं उनसे कर चुका हूं। कर चुका हूं? थोड़ा क्लियर कीजिए, कर चुका हूं क्या? उनके साथ अलायंस हो रहा है? हो चुका है मेरा उनके साथ, तो हो चुका है, फिर से हो सकता है। राजनीति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। जब वो उनका नंबर आएगा अलायंस करने का, तब सोचा जाएगा। जहां से शुरू किया था अलायंस करना, वहां फिर हम आ गए, तो फिर से कर सकते हैं, मतलब रास्ता खुला है। नहीं, अब इस चुनाव में तो समय बचा नहीं, क्योंकि 15 तारीख से पहले सुनने में आ रहा है तारीख आ जाएंगी, तो अब क्या बचा है समय? क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जिससे हमें मुकाबला है, उसकी जो तैयारी है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो अलग है। इसलिए मुकाबले के लिए समय चाहिए।
और जिस पार्टी ने संगठन बनाया होगा, जिस पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पे लड़ाई लड़ेंगे, वही चुनाव जीतेगा, दूसरा दल नहीं जीत सकता। पर एक बात बताइए कि बुआ ने भी, मायावती जी का भी अभी तक कोई, उनकी भी कैंडिडेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, तो मतलब रास्ता तो हम माने ना कि वो खुला हुआ है अभी भी। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे किसी दल में नाराजगी हो, लेकिन सुनने में आता है कि प्रत्याशी वही होते हैं जिससे बीजेपी को लाभ मिले। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए। इसलिए अभी वो उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अलायंस पर ही कि आपका और जयंत चौधरी जी का, आरएलडी का बड़ा अच्छा अलायंस था। वो तो कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, तो चवन्नी तो क्या हो गया चवन्नी को? जो बात आप कह रही हैं वही मैंने माना था, लेकिन अब वो बात दूसरी निकली, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, पर फिर भी आप तो सोचे होंगे ना कि भाई चवन्नी का क्या हुआ, ठन्नी बन गई क्या? ये दिल्ली वाले लोग जो हैं, ये बड़े कमाल के हैं, कब किसको कैसे मोड़ लें पता ही नहीं लगता है। ये सब दिल्ली वालों ने किया। दिल्ली वालों ने किया, सब सौदे दिल्ली में बैठ करके हुए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका तो कांग्रेस के साथ एक बार 2 लड़के साथ चले थे, फिर वो हट गए, फिर बिल्कुल ही जैसे रिश्ता कहते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे एब पर आ गया था। उसके बाद आप लोग फिर इंडी अलायंस में आए। इंडी अलायंस में भी फिर लगा कि रिश्ता जो है ऊपर नीचे हो रहा है, सीसॉ जैसे होता है ना, वैसा चल रहा था। सडनली फिर कैसे रिश्ता बना है, इसके पीछे कौन है? देश और संविधान महत्वपूर्ण था, और जो परिस्थितियां राजनीतिक थीं, इसमें ज़रूरी था कि इंडिया अलायंस बचा रहे। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने इंडिया अलायंस को बचाया। मतलब इस अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी अपने आप को क्रेडिट दे रही है। जिस समय जिन्होंने बनाना शुरू किया था, जिसके कारण हम लोग सब एक साथ आए थे, नीतीश कुमार जी के कारण ही, और नीतीश कुमार जी ने ही जो रास्ता दिखाया था, उनकी वजह से हम लोग सब साथ आए थे। जब वही दूर हो गए तो उस समय जिम्मेदारी समाजवादियों की बनी, और समाजवादियों ने सबसे पहले कांग्रेस सीट का जो एडजस्टमेंट होना था सबसे पहले अनाउंस किया, और उसका परिणाम ये होगा कि कम से कम और प्रदेशों में भी उनका अलायंस उसके बाद हो गया। एक बात बताइए कि अभी आप पटना गए थे, वहाँ पर महारैली थी, उस रैली में आपने परिवार की बात की और कहा कि, और उसके बाद लालू जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने कह दिया कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। अब देखिए, मोदी जी लोगों ने, बीजेपी ने इतना उल्टा दांव चल दिया, पूरे देश को अपना परिवार बता रहे हैं। सबके ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, मोदी का परिवार लिख रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? हम सब देश के लोग एक परिवार है, ये कोई पहली बार हम स्वीकार कर रहे हैं? अरे, हम सब एक हैं, सब परिवार एक है। और हम लोगों पे जब सवाल वो करते हैं, तो मैंने तो उनसे कहा, बीजेपी के लोगों से, कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि जिसका परिवार है उसको टिकट नहीं देंगे, और किसी भी परिवार वाले से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये सब नया तरीका अपनाया हुआ है। अरे, मैंने कितनों का देखा कि मैं भी परिवार, हमारे मुख्यमंत्री ने बोलिया कि हम भी उनके परिवार के, हमारा भी परिवार। अरे, हम तो पहले से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सबका परिवार है, हमारा भी परिवार है, लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा परिवार है, वो पीडीए परिवार है। पर एक बात बताइए, जब सीट देने की बात आती है तो आपके भी अपने खुद के परिवार से ही तो सारे लोगों को दिए जाते हैं। शिवपाल जी को मिल गया, आप खुद लड़ेंगे, तो मतलब यही कहा जा रहा है ना कि अखिलेश यादव जी का जो पूरा कुनबा है वही लड़ता है। अभी धर्मेंद्र जी को भी कहीं ना कहीं से मिलेगा ही। ये बीजेपी की ओल्ड ट्रिक्स हैं। क्या बीजेपी के पास परिवार नहीं है? नोएडा के जो विधायक हैं वो किस परिवार से आते हैं? कभी जिक्र नहीं होता इस बात का। और योगी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी परिवारवाद की वजह से वो मुख्यमंत्री हैं।
परिवारवाद तो उन्होंने शुरू किया। अगर उनके मामा उन्हें न लाए होते वहां पर तो क्या वो सांसद बने होते? तो हमसे पहले तो वो सांसद बने, तो परिवारवाद तो उन्होंने पहले अब चलाया, हम तो बाद में चलाना शुरू किए। अगर ये बात सच ना हो तो बताएं आप। और फिर परिवार का सवाल नहीं है, सवाल है कि जनता किसको स्वीकार कर रही है। हम लोगों ने थोड़ी रोका, बीजेपी वाले अपने परिवार के लोगों को दें टिकट, पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, पूरे देश में दे रहे हैं और बड़ी संख्या में दे रहे हैं। बस सवाल यह है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। उनका भी तो एक परिवार है, बहुत खतरनाक परिवार है। किसको बोल रहे हैं? एक है परिवार, बताते हैं, बहुत बड़ा परिवार है। नाम ले लीजिए ना। नहीं, नाम नहीं लेता, एक परिवार कहा जाता है। आरएसएस को बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप समझे तो ठीक बात है। अच्छा ये बताइए कि आप कहां से चुनाव अच्छा, हम लोगों से तो बड़ा ही परिवार है ना वो। पर ये बताइए कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? कन्नौज से, आजमगढ़ से, या दोनों जगह से? ये फैसला बाद में होगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन ये तो कहा जा सकता है ना कि आप तो कहा तो आप अभी यूपी संभाल रहे हैं और फिर आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दुविधा हो जाएगी? चुनाव तो इसीलिए आते कि लड़ना चाहिए चुनाव। और फिर लोकसभा कब आएगा दोबारा? तो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आपकी बात हुई है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े? नहीं, मेरी जो बातचीत हुई वो गठबंधन को लेकर के हुई है। कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा इस संबंध में अभी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, लेकिन कहा जा सकता है ना भाई, आपको दमदार चेहरे चाहिए तो सारे लीडर्स चाहिए। तो जैसे आपने खुद ही कहा कि यूपी जो जीतेगा वही दिल्ली जीतेगा, तो यूपी जीतने के लिए आपको बड़े बड़े चेहरों की जरूरत है। तो नहीं, बीजेपी के सामने कांग्रेस पे हैं चेहरे, और जहां हम लोगों को सहयोग करना होगा हम लोग सहयोग करेंगे उनका। हमारा पूरा संगठन है जो सहयोग करने के लिए तैयार है। तो नहीं, आपने उनको कहा नहीं कि आप लोग आइए यहाँ से चुनाव लड़िए? राहुल गांधी को वायनाड छोड़ करके अमेठी आना चाहिए, रायबरेली की सीट कांग्रेस की सीट रही है तो वहाँ से प्रियंका को लड़ना चाहिए। नहीं, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी अपने आप फैसला ले। जो फैसला लेगी कांग्रेस पार्टी, हम उस हिसाब से अपने संगठन से मदद कराएंगे उनकी, और हमेशा करते आए। रायबरेली अमेठी कोई पहली बार समाजवादी पार्टी सहयोग नहीं करेगी। जब नेताजी थे तो हमेशा उन 2 सीटों को हम लोग छोड़ के चलते थे। हमारा पूरा कैडर, पूरे संगठन के लोग, पूरे नेता हमारी उनकी मदद करते थे। अच्छा, बनारस से किसको आपने एक नाम दिया था, फिर वो नाम को वापस ले लिया, क्या हो गया? कांग्रेस क्योंकि बनारस लड़ना चाहती थी, गठबंधन में उन्होंने सीट मांगी, क्योंकि हमारे पास पूर्व मंत्री एक मजबूत प्रत्याशी थे समीकरण के हिसाब से भी, और वहाँ के लोकल राजनीति में बहुत आगे हैं वो। क्योंकि कांग्रेस के पास सीट चली गई, इसलिए हमने उस नाम वापस ले लिया। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी कि आप खुद में बीजेपी जैसे कह रही है 300 400 पार, कभी कुछ भी बोल रही है, तो आपका खुद का आकलन, आप तो खुद ही इतने परिपक्व नेता हैं, खुद इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, तो आपका खुद का आकलन क्या है? बीजेपी को कितना मिलेगा, कितनी सीट्स मिलेंगी? उनका नारा होना चाहिए 400 हार। आर, ये थोड़ा क्लियर कीजिए। 400 आर क्या? 400 हार इसलिए कि उन्हें हर नेता चाहिए अपनी पार्टी में। महाराष्ट्र में देखिए कितने नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप पे अपने पास नेता ही नहीं है, आप पे अपने लीडर्स ही नहीं है। आप सोचिए किस किस के घर जा रहे हैं आप, किस किस को तोड़ रहे हैं यूपी में। जो समाजवादियों के साथ गठबंधन में थे उनको तोड़ करके आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। अगर कमजोर नहीं होती तो इतने दलों को क्यों जोड़ने की जरूरत थी अभी? अगर अपनी ताकत से वो लड़ते और डबल इंजन का इतना वो उनको इस तरह का था माहौल कि डबल इंजन से वो जीत सकते हैं, तो क्या जरूरत थी और दलों को तोड़ने की? तो इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत कमजोर दल दिखाई दे रहा है मुझे।
ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा बड़बोलापन है, कमजोर दल दिखाई पड़ रहा है? नहीं, अगर कमजोर नहीं थे तो आप गठबंधन तोड़ क्यों रहे हो? दूसरे गठबंधन क्यों तोड़ रहे हैं आप? कर्नाटक में आपने दल को तोड़ा, वो गठबंधन में किसी और पार्टी के साथ था, आज आपके साथ है। यूपी में आप देख लीजिए किसके साथ चुनाव लड़े थे, अब अपने साथ जोड़ रहे हैं आप। बिहार का हालत देख लीजिए आप, नीतीश कुमार जी जो गठबंधन बनाने वाले थे, तो बीजेपी को पता था इस बात का कि अगर नीतीश कुमार जी दूसरों के साथ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, तो उन्होंने न जाने क्या क्या स्वीकार किया होगा। लेकिन फिर ये तो आप लोगों की गलती थी ना कि आपने नीतीश कुमार को फिर संयोजक बनाने की सोच रहे थे, फिर आप लोग नहीं उन समझ पाए ना बीजेपी की राजनीति को। नहीं, हमारी राजनीति नहीं दूसरे लोग समझ पाए, हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब देखिए बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री से रिटायर कर देगी, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और वो मुख्यमंत्री से रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरीके से पार्टीज को बीजेपी ने डिवाइड किया, तोड़ा, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, शिवसेना को जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा, फिर उस पार्टी को पूरे कब्जे में ले लिया, तो आपको भी डर लगता है क्या कि आपकी समाजवादी पार्टी पर भी इसी तरीके का हमला हो सकता है? समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं, और हम तो आपके माध्यम से कहते हैं जिसको जाना है जाए। अब क्यों, अब तो जनता चुनाव लड़ाएगी, जनता नहीं जाने वाली। ऐसे जितने लोग गए हैं उनको जनता सबक सिखाएगी इस बार। लेकिन बीजेपी का जो बैंडविड्थ है वो बहुत बड़ा है, चाहे वो चर्चा हो, पर्चा हो, खर्चा हो, सब में बहुत बड़ा है। ये नेताजी का ही शब्द होता था कि चुनाव के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, पर्चा, खर्चा और चर्चा। वो तीनों में वो बहुत आगे हैं। तो इसको आप लोग कैसे, इस ऑनस्लॉट को कैसे झेलेंगे, इसको कैसे, इसका मुकाबला करेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया किसानों को, एमएसपी की मांग कोई नई नहीं है। किसान मांग करने को उन्हें एमएसपी दी जाए और कानूनी अधिकार मिले उसके लिए। बीजेपी घबरा रही है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, इसीलिए कि कम से कम किसानों के बीच जा सकें। ये जो बड़ी लंबी कतार दिखाई दे रही बेरोजगारों की, और सोचिए कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेरोजगारी को, कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीबों को भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए? रशिया जाना पड़ रहा है, वॉर जोन में भेजा जा रहा है उन्हें। आपके तमाम नौजवान लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। सोचिए इससे ज़्यादा कमज़ोर और क्या दल हो सकता है कि जो भारत में नौकरी न दे पाए। और हम तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट मीट की गई, कोई एक इन्वेस्टमेंट मीट नहीं हुई। यूपी में लगातार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, एक हुई, देश के उद्योगपति आए वहाँ पे, डिफेंस को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया कि डिफेंस इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आया, ज़मीन पर क्या पहुँचा? नहीं, लेकिन अगर यूपी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर महिलाओं से बात करें, लोगों से बात करें, तो एक सुरक्षा की भावना उनको दिखती है, एक उनको ये दिखता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है। तो ये चीज़ तो है ना, इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? हम अगर उदाहरण ले लें इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई एक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से आया हो तो बता दें हमें आप। जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, लेकिन दिल्ली से एक भी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। जो एक्सप्रेसवे बन भी रहे वो अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश बना रहा है। जो बने हैं कहीं ना कहीं समाजवादियों का अलाइनमेंट था, जिसकी वजह से आज वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार अगर बना रही है तो डबल इंजन की सरकार है ना, फिर वो बना पा रही है। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कौन सा एक्सप्रेसवे दिया है। भाई यूपी के अपने संसाधन से बन रहा है मान लीजिए, और वो भी अपने एक उद्योगपति को खुश करने के लिए उसको पैकेज बना दिया, उसको दे दिया आपने। आप ये तो एक भी पावर प्लांट बनाया हो तो बता दें, एक पावर प्लांट, कौन सा नया पावर प्लांट भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को दे दिया? जो पिछली बार दिए थे वही है, एक भी नहीं दिया। कौन सी नई मेट्रो उत्तर प्रदेश में आ गई?
नोएडा को दिल्ली जोड़ने वाली ये समाजवादियों की देन है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली समाजवादियों की देन है। आगरा में जो वर्चुअली उद्घाटन हुआ समाजवादियों की देन है। लखनऊ में जो मेट्रो चल रही समाजवादियों की देन है। कानपुर में जो मेट्रो चल रही वो समाजवादियों की देन है। इनसे हम जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए कि 10 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 7 साल में किस शहर में मेट्रो लेकर के आए? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो आ गई? क्या मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो आ गई? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाएंगे मेट्रो गोरखपुर में। क्या 7 साल में मेट्रो आ गई वहां? और मैं आपसे आज दावा करके जा रहा हूं, अभी बरसात आएगी, मेट्रो तो नहीं चलेगी वहां, लोगों को नाव में चलना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो अभी तक नाला नहीं बना पाए अपने गोरखपुर में। अच्छा, ये बताइए कि अभी थोड़े दिन पहले मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वो आजकल उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा कर रहे हैं, और दौरा भी कर रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं कि ये देखिए क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में आइए, ये हम वैसा यादव कौन जिसने डंडा ना उठाया हो, ऐसा यादव कौन जिसने धैर्य से लोगों का सामना न किया। मतलब बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, और सडनली उनको भारतीय जनता पार्टी यादवों का बड़ा नेता करार कर रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो सही है कि मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां पर 500 भी यादव नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। तो चैलेंज लग रहा है आपको क्या? वो जो भाषण दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि वहां पर यादव आए ही नहीं थे। लेकिन एक यादव को खड़ा तो कर रहे हैं ना, वो भी मध्य प्रदेश में उन्होंने यादवों को खड़ा कर दिया। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। समाजवादी लोग कभी जात के आधार पर फैसला नहीं लेते। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कभी हम पे आरोप लगाते थे कि हम जातिवादी हैं, देखो भारतीय जनता पार्टी वाले कितने जातिवादी निकले। और कह रहे हैं क्या कि हमने पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया है, और यादव मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि यादव वोट ले लें। अरे इसी नोएडा में सबसे पहले एक यादव का इनकाउंटर हुआ था, लगभग उसकी जान चली गई होती। वो आज भी व्हील चेयर पे चल रहा है। तब ये बीजेपी वाले कहाँ थे? नहीं, लेकिन तो ये जो घुमाए जा रहे हैं उनका नाम ही अच्छा है, मोहन। तो नाम अच्छा है, हमें उम्मीद है वो 5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं यूपी के चुनाव के बाद किसी और को वहां बैठा दें। क्यों, आपको ऐसा लग रहा है क्या मुझे कि उनको हटा दिया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। इससे पहले भी वहां मुख्यमंत्री थे एक? नहीं, वो तो थे। मैं उनसे बहुत व्यक्तिगत मिला था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था। बट शिवराज जी तो बहुत 3 टर्म्स रहे। देखिए, आप यही बाबूलाल गौड़ थोड़े दिन के लिए थे ना। देखिए, उन्हें हटाया गया ना। और इन्हें भी हटाया गया जिनका नाम आप ले रहे हैं। कितने मन से वो तैयारी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो मुझे लाइन उनकी याद नहीं आ रही, वो जो उन्होंने कहा था जब वो हट गए तब कुछ उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा था। आखिरकार मुख्यमंत्री तो उन्हें बनना चाहिए था, क्योंकि लाडली योजना से जनता ने वोट दिया। नहीं, बट पूरा मध्य प्रदेश सोच रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, बीजेपी ने उन्हें हटा दिया, तो कल उन्हें हटाया था, आगे आने वाले समय में इन्हें हटाएंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आपका ये कहना है कि मोहन यादव का यूपी में कोई असर नहीं होगा, यादवों पर कोई असर नहीं होगा? हम समाजवादी लोग जातिवादी हैं ही नहीं। और बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि किसी को एक पद देने से समाज का भला हो जाएगा। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी लड़ाई है जो बीजेपी समझ रही है, इसीलिए मुख्यमंत्रियों को यहाँ भेज रही है कि कम से कम कुछ लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन जनता जागरूक है, इस बार लड़ाई बड़ी है और बड़े फैसले होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और हमें उम्मीद है कि जनता मदद करेगी। जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जनता खड़ी दिखाई देगी। चलिए, एक चीज तो मैंने माना कि आप कह रहे हैं समाजवादी
पार्टी जो है वो जातिगत नहीं करती है, राजनीति नहीं करती है। तो मोदी जी भी यही कहते हैं कि 4 देश में 4 जातियां हैं, गरीब, पिछड़ा और नारी, किसान। तो आप मतलब दोनों, अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी जाति के मामले पर एक ही पेज पर हैं, दोनों सेम सोच रहे हैं। आप भी यही सोच रहे हैं, वो भी वही सोच रहे हैं। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह दूं बीजेपी के लिए, अगर उन्होंने मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़ी होती तो गरीबी को इस तरीके से नहीं बांटते। क्योंकि हमारे देश में जो गरीबी का आकलन हुआ वो जात के हिसाब से हुआ। जो मंडल कमीशन की प्रस्तावना है उसमें यही कहा गया है कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण है। जो बीजेपी का सोचना है वो अलग तरह से सोचना है, जैसे सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में सब गैर बराबरी नहीं खत्म होती। आप जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म करोगे तो सबका साथ कैसे लोगे आप? जो हमारी लड़ाई है वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए उन अधिकारों के तहत उन्हें हक सम्मान मिले, वो लड़ाई है। तब सबका साथ होगा। अच्छा अखिलेश जी, एक बात बताइए ऑन अ लाइटर नोट, ये बताइए कि जब डिम्पल जी भी राजनीति में हैं, आपका पूरा परिवेश राजनीति में, तो जब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि आप दोनों लोग पॉलिटिक्स में हैं तो स्वाभाविक है बात तो पॉलिटिक्स की होगी। तो एक बात बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई उम्मीदवार अच्छा लगा हो और डिम्पल जी ने बोला हो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसको खत्म की, इसको हटाइए? हम लोगों ने मुद्दे डिफाइन कर लिए हैं। मतलब कि हमें बेरोजगारी पे बात करनी है, आपको महिला सशक्तिकरण पे बात करनी है। ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी बातें हो, ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ। हाँ, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं इसको इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसे धर्मेंद्र यादव जी का नाम आया था, फिर वो नाम हट गया वहाँ से, तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या था, मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? धर्मेंद्र जी का नाम आया था, धर्मेंद्र यादव जी का, फिर वहाँ से शिवपाल जी का आ गया, क्या बात रही? एक जगह हम लोगों ने मजबूत प्रत्याशी दिया है, दूसरी जगह भी मजबूत प्रत्याशी देंगे। चाचा सीनियर लीडर हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र कई बार सांसद रह चुके हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। तो एक लोकसभा में एक मजबूत प्रत्याशी, दूसरी लोकसभा में दूसरा मजबूत प्रत्याशी। ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है तो हमें किसको कहां से लड़ाना है। तो अगर मजबूत प्रत्याशी है तो क्या माना जाए कि धर्मेंद्र जी को फिर टिकट मिलेगा कहीं से? नहीं, चाचा क्योंकि पहली बार लोकसभा लड़ने जा रहे हैं तो इसलिए उनके लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी हो। धर्मेंद्र क्योंकि कई बार सांसद रह चुके हैं तो उन्हें और सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए। आपने धीरे से पतली गली आप हो गए हैं, क्लियर कट बताइए ना। नहीं, ये बहुत जल्दी जब सूची आएगी तो सबके नाम आपको दिखाई देंगे कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। चलिए, अच्छा आप एक बात बताइए कि आपकी जो बेटी है वो भी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, तो क्या वो राजनीति में कदम रख रही हैं? क्योंकि आजकल तो युवाओं की बात हो रही है ना। दरअसल वो जितने भी अकाउंट हैं सब फर्जी हैं मेरे बच्चों के। अच्छा, मैं कई बार एफआईआर लिखा चुका हूँ, बीजेपी वाले बंद ही नहीं होने देते हैं। कुछ अकाउंट तो बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। नहीं पर मैं 42 या कितने अकाउंट्स थे सब पे एफआईआर लिखवाई है मैंने, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, अगर आप योगी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लिख दोगे कुछ, कल कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी अभी तुरंत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने एफआईआर लिखवाने की कोशिश किया, एफआईआर लिखवाया, उसे तवज्जो नहीं दिया गया, उसको सुना नहीं सरकार ने, सिस्टम ने इस बात को सुना नहीं। ये पहली बात नहीं है, मैं इससे आगे की भी बात बताता हूं अभी आपको। मैंने कई जगह एफआईआर लिखाई क्योंकि सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो बीजेपी के लोग चला रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना गलत भाषा का इस्तेमाल, इतनी गलत पिक्चर्स का लगाना, हम लोगों ने कई बार शिकायत की है। क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे इसलिए उन पर किसी पे कार्रवाई नहीं हुई।
और देखिए बीजेपी की सरकार कमाल की कैसी है। यहाँ पर नोएडा में हमारे कार्यकर्ताओं ने, और उस समय क्योंकि कोरोना के पाबंदियां थी, तो एक कार्यक्रम किया था जिसमें सामान्य तरह से स्वागत हो गया। हम लोगों को पता ही नहीं लगा कौन जांच कर रहा है, कौन आईओ है। जब चार्जशीट थमा दी गई तो हमारे खिलाफ और जयंत चौधरी जी के खिलाफ उसमें चार्जशीट हो गई। और कमाल की बात इसमें यह है कि हमारे खिलाफ चार्जशीट जिसने की वो यादव अधिकारी ढूंढ करके लगाया, और जयंत चौधरी जी के खिलाफ जिसने चार्जशीट लगाई उसमें जाट अधिकारी ढूंढ के लगाया। सोचिए, ये है बीजेपी। मतलब बहुत स्मार्ट है ना। स्मार्ट नहीं है, इसमें क्या है स्मार्ट ने जो पकड़ी गई आपकी बात। जब उन अधिकारियों से पूछा कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एफआईआर लिखा रहे हो और चार्जशीट कर रहे हो, बोले हम पे बहुत दबाव था ऊपर से। तो भाई अगर दर्ज करानी थी या चार्जशीट कराना ही था तो यादव अधिकारी क्यों ढूंढा आपने? किसी भी अधिकारी से चार्जशीट करा देते आप। तो ये है उनकी तरीका काम करने का। अच्छा, ये तो जो बताइए, तरीका है वो पकड़ा गया है, इसीलिए तो 10 साल बाद ये जाने वाले लोग हैं। इनका सब झूठ पकड़ा गया है। अच्छा ये बताइए कि आरएलडी से जो लोग अब बीजेपी में जाने से नाखुश होंगे, आरएलडी के लोग को, उनको आप खुले मन से, खुले दिल से अपनाएंगे? अभी किसी को नहीं अपनाएंगे, अब केवल चुनाव में जाएंगे हम लोग और अगली बार देखेंगे क्या होना है। चलिए ठीक है अखिलेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिलेश यादव जी, न्यूज़ 24 के मंथन में। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।